हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम में। बिहार दरोगा के 1799 पदों पर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप यहां पे देखेंगे कि रुक्मणी के द्वारा टोटल 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है यहां पे जारी किया जा चुका है। आज इस सेशन में हम बिहार एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के वॉल्यूम फर्स्ट के 9वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है बिहार में आयोजित होने वाली तमाम एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला प्रश्न। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। तो माध्यम के कण यहाँ पे देखिएगा, किसी भी अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद ये जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं यह श्रृंग एवं गर्त के रूप में गमन करती है। तो प्रश्न उठता है कि श्रृंग और गर्त क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे अगर कोई अनुप्रस्थ तरंग है और यह ऐसे गर्त ऐसे फॉर्मेशन का बनाते हुए ये गमन करती है, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पोर्शन है इसी को श्रृंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको श्रृंग कहते हैं। और जो नीचे वाला ये पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अनुप्रस्थ तरंग होती है यह श्रृंग एवं गर्त के रूप में गमन करती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। तो विस्थापन के परिमाण तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। विकल्प बी जो है या कथन बी जो है यह सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा। तो यह गेंद का मार्ग परवलय होगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पैराबोला मार्ग बनता है। इसका जो गेंद का जो मार्ग होगा वो कैसा बनेगा? परवलय बनेगा या पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं किरण देसाई। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख़ मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक याहीन बिन अहमद सरहिंदी हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तारीख़ मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके लेखक हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकों की बात करें तो तारीख़ हिंद की की रचना या इसके लेखक कौन है। तो तारीख़ हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है। तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख़ फिरोज शाही। किताब उल रेहला किसने लिखी है। किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और तारीख़ मसूदी किसके द्वारा लिखा गया है। तो तारीख़ मसूदी अब्दुल फजल हुसैन अल बहारी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था। तो इसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सामने रखा था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सार्वजनिक हित की संस्था जिसका नाम क्या था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या चीज़ की स्थापना की है। तो एक सार्वजनिक हित की संस्था थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, खासकर बीपीएससी में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इन चीज़ों को एक बार याद रखिएगा, ढंग से सुन लीजिए कि समानता का जो अधिकार है 14 से 18 के आर्टिकल में है। स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 आर्टिकल में है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ पे है, तो 29 और 30 आर्टिकल में है। और संवैधानिक उपचार कहाँ पे है, तो यह आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार है। तो आशा करते हैं ये चार सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते एवं उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के या भारत की डैश में प्रभारित किए जाते हैं। किस में प्रभारित किए जाते हैं, तो ये संचित निधि में प्रभारित किए जाते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 10 मूल्य कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। लेकिन 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और जो ये 11वां जो आप मौलिक कर्तव्य जो 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वह क्या था, तो वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित करता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, तो यह डांडिया रास है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो डांडिया नृत्य गुजरात का पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है तथा वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में गुजरात के गरबा को यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। इन चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिए कि वर्ष 2023 में गुजरात के गरबा को यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डांडिया रास जो है यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो इसकी जो विशेषता है ए, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा इसका औसत तापमान कितना होता है, तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका औसत तापमान होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्रों के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, पूछा जा रहा है वह मोरक्को यात्री का नाम बताना है जो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो इनका नाम था इब्न बतूता। रेहला इनकी एक रचना है, ठीक है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कब आए थे, तो यह भारत में 1333 में आए थे, ठीक है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन किया गया है, तो ये जो वर्णन है मक्का के बारे में किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो वर्ष 2024 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है जो देश के 15% मक्का का उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु जरूरी होती है, जिसमें कि तापमान की बात करें तो कहवा के लिए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और कहवा के लिए बरसात की बात करें बारिश की तो 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसके लिए जरूरी होती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान यानी मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आप अक्टूबर 2025 तक देखेंगे तब भी भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं ये देवेंद्र झाझरिया हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे PT उषा जी की बात की जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा जी, और यह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो यह अटल सेतु है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अटल सेतु पुल मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। अटल सेतु पुल की जो कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर की लंबाई है और यह छह लेन वाला पुल है। इसमें आप देखेंगे इसकी कुल लंबाई में तो 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड अर्थात आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है। देखिए तो यहाँ से 1 जुलाई 2024 से 3 संहिताएं लागू की गई हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीसी की जगह कौन लेगा, आईपीसी की जगह पे देखिएगा तो भारतीय न्याय संहिता ले रही है, आईपीसी का जगह बीएनएस ले रहा है। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको एक हम सामूहिक रूप से बता दें आपको कि भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। ठीक है, किसके जगह पे, आईपीसी के जगह पे। और भारत ने 1 जुलाई 2024 से आधिकारिक तौर पर 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। 1 जुलाई से कौन 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे, तो पहला है बीएनएस, इसे भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए लागू किया जाएगा। यानी जो पहले आईपीसी था उसके जगह पे अब बीएनएस आ गया है। उसके बाद दूसरा है बीएनएसएस, पहले जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी उसके जगह पर अब बीएनएसएस लागू होगा। तथा जो पहले आईईए अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसके जगह पर उसके जगह पर बीएसए को लागू किया जाएगा। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है तो उच्चतर तापमान पर क्या होता है, इस पे गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दूरी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं पर दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और नज़दीक दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1875 में किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। और आर्य समाज ने एक नारा दिया था, फेमस नारा है भारत भारतीयों के लिए। यह नारा जो है वो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, सकल प्राथमिक घाटा अगर निकालना हो तो सकल राजकोषीय घाटा में से शुद्ध ब्याज देनदारियों को निकाल लेंगे तो आपका सकल प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो केंद्रीय बजट 2025-26 में, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान बताया गया है। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, तो सकल राजकोषीय घाटा में से शुद्ध ब्याज देनदारियों को निकाल देंगे तो आपको सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है, या किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उस पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है तो उसे आवेग कहते हैं। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आवेग क्या है, यह एक सदिश राशि है तथा आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ड्यून्स टेनिस से संबंधित है, ये युग्म सही है। फ्री थ्रो बॉल क्या है, ये फ्री थ्रो ये वॉलीबॉल का शब्द है, वॉलीबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। डक में, क्रिकेट में देखिएगा तो डक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई बॉल बाउंसर हो जाती है तो बैट्समैन डक कर जाते हैं, झुक जाते हैं, तो डक शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है। और ब्लू लाइन जो है ये बैडमिंटन में किया जाता है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है और यही विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्लू लाइन का जो इस्तेमाल होता है ये किस खेल में होता है, तो आइस हॉकी में ब्लू लाइन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हैं, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? किसे शामिल किया गया था? तो मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया था। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया था? तो इसे 21 के ए में इसे शामिल किया गया है। और यह क्या है? तो यह है कि जिसके अनुसार, यानी 21 ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को रखा गया है। किसमें रखा गया है? आर्टिकल 21 ए में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, यह बताना है। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, इसके समय को बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन, सूरत विभाजन जब हुआ था, तो जब कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पे सूरत का जो है कांग्रेस का जो है वहाँ पे विभाजन हो गया था। तो यह सूरत विभाजन कब हुआ था? तो यह 1907 में हुआ है। 1907 में इसका विभाजन हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद मार्ले मिंटो है यहाँ पे, जी मार्ले मिंटो है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ है। इसके अलावा होम रूल और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है, ठीक है। और होम रूल आंदोलन कब हुआ है? तो यह 1916 से लेकर 1918 का इसका समय है। तो 1916 से 1918, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहले दो हुआ है, यानी सूरत विभाजन हुआ है, फिर मार्ले मिंटो सुधार हुआ है, उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंके थे। यहाँ पे वही बात की जा रही है असेंबली में बम फेंकने की। तो यह बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 में। और यह अकेले नहीं थे, इनके साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे। और उस समय पूछा जाए कि स्पीकर कौन थे उस सभा के, तो स्पीकर विट्ठल भाई पटेल उस समय इसके स्पीकर थे। इसके अलावा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके दो अन्य साथियों सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा अगर देखिएगा तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1928 में इसका नाम बदलकर, किसका नाम? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तो उनकी उम्र 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से इन्होंने प्रारंभ किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दांडी से यह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में यह आंदोलन जो था 12 मार्च 1930 में यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 में यह कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया था मतलब कि दांडी से महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले थे और 6 मार्च 1930 को यह नवसारी जिला गुजरात पहुंचकर इन्होंने नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। और इसके बाद नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील का नाम बताना है। तो इनका नाम क्या था? भूला भाई देसाई। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भूला भाई देसाई ने 1945-46 में दिल्ली में हुए INA, अर्थात INA का मतलब क्या है यहाँ पे? आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी जैसे कि PK सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है कि आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और KN काटजू जैसे वकीलों की एक टीम थी जो कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों की पैरवी कर रही थी। और इन्हीं पूरे टीम को, वकीलों की इस पूरे टीम को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था? तो भूला भाई देसाई इनके नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो इसलिए विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ है? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में
काल में भी इस झील का जीर्णोद्धार करवाया है। अगर बात किया जाए कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सुदर्शन झील का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्रीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नौसेना अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन सेशल्स में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कटलस एक्सप्रेस 2024 किस प्रकार का यह युद्धाभ्यास है? तो यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। किसी एक या दो देश के बीच में यह युद्धाभ्यास नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे देशों के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है। तो 2024 में इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो सेशल्स में किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई है? तो यह भारत में पूरी हुई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारत में यह 18वीं लोकसभा चुनाव था, जो कि 7 चरणों में आयोजित किया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन चुनना है। इसमें भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है भारत, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, यह कथन भी सही है। चौथा कथन है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में गुजरात का स्थान दूसरा है, यह कथन गलत है। इस प्रकार से देखिएगा, कथन 1, 2, 3 अर्थात विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2, 3 सत्य है। चौथा कथन क्यों गलत है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात का दूसरा स्थान नहीं है, बल्कि गुजरात का इसमें आप देखिएगा चौथा स्थान है। तो बात उठती है कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे गुजरात तथा पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र है। इन चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिए। शीर्ष 5 उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश तथा चौथे स्थान पे गुजरात और पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? तो जब हम द्रव्य को गर्म करेंगे तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वह घटता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग किए जाने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होती है? तो यह द्विक सल्फेट या द्विक लवण होती है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह द्विक लवण होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिटकरी का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से किसी के बाद नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे जहादार शाह को देखेंगे तो ये फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह से पहले गद्दी पर बैठा था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं? क्या पूछा जा रहा है? नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह 1857 के कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता की है। कब? 1886, 1893 और 1909 में। ये 1857 में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भागने में सफल हुए थे? तो यह हजारीबाग जेल से निकलकर भागने में सफल हुए थे। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जेल से ये भागकर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों की मदद से एक क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो यह रूस के थे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साय की संधि की? तो इन्होंने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 1919 में वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकार के आधार पर निम्न में कौन ग्रह सबसे बड़ा है? तो आकार की दृष्टि से देखिएगा तो शनि इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है।
और इसके बाद अगर पूरे अगर हम सौरमंडल की बात करें तो आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति बढ़ते क्रम में अगर बताएं तो सबसे छोटा बुध हो जाएगा, उसके बाद मंगल है, फिर शुक्र है, शुक्र से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि और शनि से बड़ा बृहस्पति है। यानी पूरे सौरमंडल में देखिएगा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति है, और दिए गए विकल्पों के अनुसार से इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा तो शनि हो जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल देखिएगा तो वोल्गा का उद्गम स्थल ब्लडाई पहाड़ी है। क्या है? ब्लडाई पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है और वोल्गा नदी रूस से प्रवाहित होती है। इसके अलावा अगर बात करें यूराल नदी की तो यूराल का उद्गम रूस में यूराल पर्वत है। यूराल का उद्गम यूराल पर्वत है और राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत है। राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? दिए गए विकल्पों में से पूछा गया है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मुंगेर राज्य जो है इसका महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास जिले का है। किसका है? रोहतास जिले का साक्षरता दर महिलाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है और रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर कितना है तो 62.97 है, जबकि मुंगेर जिला में कितना है 62.08 है। ठीक है, थोड़ा सा का अंतर है। इस हिसाब से मुंगेर जो है दिए गए विकल्पों में मुंगेर महिला साक्षरता दर में सबसे आगे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिद्धांत है और प्रेरणा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ए का 2 हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। बी का 1 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है तो सी का 3रा हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बम्बई प्लान किसने बनाया था? जन योजना किससे संबंधित है? गांधीवादी योजना किससे संबंधित है? एक एक करके देखना है। तो बम्बे प्लान जो है JRT टाटा जी के द्वारा बनाया गया था। यानी चौथा का ए का क्या हो जाएगा? ए का मिलान 4 से हो जाएगा। ठीक है, ए का मिलान 4 से हो जाएगा। और बी का मिलान जन योजना, बी का मिलान MN रॉय से इनका संबंध है। जन योजना का संबंध MN रॉय से है तो बी का संबंध 3 से हो जाएगा। और गांधीवादी योजना का संबंध नारायण अग्रवाल जी से है तो सी का मिलान 2 से हो जाएगा। और सर्वोदय योजना का जो संबंध है यह जयप्रकाश नारायण जी से है तो पहला 4 का संबंध क्या हो जाएगा? पहले से हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 तथा डी का 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी। बिहार में किस जिले से हैं तो वैभव सूर्यवंशी बिहार में समस्तीपुर जिले से ये बिलोंग करते हैं। और पूछा जा रहा है कि यह किस टीम का हिस्सा बने हैं तो यह राजस्थान रॉयल टीम के हिस्सा बने थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान रॉयल ने इन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा ऋषभ पंत IPL 2025 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इन्हें लखनऊ सुपर जायंट ने IPL 2025 के लिए 27 करोड़ रुपए की कीमत से खरीदा था। तो सबसे महंगे IPL में खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत है। इन्हें 27 करोड़ रुपए के साथ लखनऊ जायंट ने खरीदा है। वहीं पे राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और इन्हें राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। और वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह विमोचन जो है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा किया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो इनको वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? किनको चुना गया है तो इनका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यानी आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन है वह रक्त द्वारा, फुसफुस द्वारा, उसके बाद ऊतक द्वारा होता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी का जो अनुक्रम है यह सही है। पहले रक्त द्वारा, फिर फुसफुस द्वारा और उसके बाद ऊतक द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य बातों की बात करें तो लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। सुक्रेज
शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। यहीं पे इरेप्सिन एंजाइम सभी प्रोटीन पदार्थों को अमीनो एसिड में बदलता है तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋणावेशित परमाणु कहा जाता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नीति दर्रा कहाँ है? अगला प्रश्न है कि नीति दर्रा कहाँ है? तो यह नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नीति दर्रा भारत चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह 1.3% है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। कब यह हमला किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को यह हमला किया गया था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा तो उसामा बिन लादेन को USA के द्वारा मई महीने में 2011 में इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? उसामा बिन लादेन की। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की। NHRC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका पूरा नाम क्या है? तो NHRC का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ है। और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत की अगर पूछा जाए तो भारत में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। यह सुमेलित है, यह गलत है, सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देखिएगा तो दूसरा है कि 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों को डिफरेंस क्लास, ये भी गलत है। तीसरा कथन है 1918 में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलाई, नहीं 1919 में चलाया गया था, 18 में नहीं। विकल्प सी भी गलत है। और चौथा है कि 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। यह विकल्प जो है सही है और यही विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 58 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो गर्मी के मौसम में लू चलती है भारत में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसमें काराकोरम है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, यही पीर पंजाल भी है। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो बात करें कि महादेव किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो महादेव पहाड़ियां जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में है? तो यह नागालैंड राज्य में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, ये सब क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चीनी मिल के श्रमिक होते हैं वो ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में देखिएगा आप, तो इसमें बीमा आ गया,
बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल, ये सभी तृतीय क्षेत्र के हिस्सा है। लेकिन चीनी मिल के जो मजदूर होते हैं और जिस चीज़ का वो निर्माण करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया है? तो यह 11 से 24 फरवरी के बीच में 14 फरवरी 11 से 14 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है? तो पूछा जा रहा है कि यह जो पर्व है किस देश में मनाया जाता है? तो यह पर्व श्रीलंका में मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलियर्ड्स संग्रहालय में किसे विलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यह पंकज अडवाणी जी को इसमें शामिल किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? तो विकल्प सी जो है यह एक अपचायी अभिक्रिया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे एक तरह से कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी होती है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी होती है? WBC होती है। यहाँ पे देखेंगे श्वेत कोशिकाएं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं क्या होती है? श्वेत कोशिकाएं होती है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और WBC अर्थात श्वेत कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिकाएं हैं। यानी आप देखिएगा श्वेत कोशिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी है? तो मोनोसाइट्स जो है ये सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? तो कौन सा घेरा होता है गले में? तो यह उपास्थि होती है। उपास्थि का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। प्लासी की युद्ध कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 ऊपर जैसे मेंशन है। इसमें प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता पर नियंत्रण करने का पहला अवसर था तथा प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैसे, किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अवर्गीकृत वनों में आप देखिएगा कि वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कि गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर क्या होती है? मांग घट जाती है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे गुजराती भाषा बोली जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा की सीमा क्या है? कैसे वनों में पूछा जा रहा है? तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा का तापमान पूछा जा रहा है। वार्षिक औसत तापमान भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा जो है 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक है। विकल्प ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो किसको शामिल किया गया था? तो सिंधी को शामिल किया गया था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसके
अलावा 92 92 अमेंडमेंट के द्वारा कब हुआ था? 92 अमेंडमेंट वर्ष 2003 में हुआ था, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। अगर बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तो मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये? तो मिजोरम में मनाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोवा मक्का डैश राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहाँ, किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में। पोवा मक्का जो है यह असम राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स कहाँ पाया जाता है? तो यह पर्वतीय वनों में पाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है। विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है। विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो यह स्क्वाड्रन जो है जोधपुर में स्थापित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अगर कोई नागरिक, वैसे नागरिक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और वहाँ पे ये अल्पसंख्यक हैं और भारत में आकर पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एडम्स एप्पल या एडम का सेव कहते हैं। एडम्स एप्पल या एडम का सेव कहते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार की अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं यह छोटे अंडाकार या बहुभुजी होती हैं तथा इसकी भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो 0.007 mm का होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में श्वेत कणों का जो व्यास होता है वह 0.007 mm होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवृत्ति बीजी कहते हैं, आवृत्ति बीजी कहते हैं, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति बीजी उप समूह के पौधों में बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? फल के अंदर होते हैं। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? इस क्रांतिकारी का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। विकल्प से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में 14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो इनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी
एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ से अब कुछ देखेंगे, मैथ्स के प्रश्न है तो हम आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रश्नों के उत्तर बताते चलेंगे सिर्फ। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 94 इसका सही आंसर हो जाएगा, और विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 अगला प्रश्न है। 95 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, 8, 12 और 12। अगला प्रश्न है 96 इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1850। अगला प्रश्न 97 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 51%। ठीक है। और यहाँ से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, ये 2 प्रश्न है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। तो इसका जो पैसिव फॉर्म है वो क्या है? इसका पैसिव फॉर्म है अ लॉट ऑफ व्यू सर्व्स वेयर हायर्ड बाय द न्यू ऑनर्स। विकल्प बी इसका ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। और अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। यहाँ पे एक हिंदी का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की बात करें तो सूंघा जाने योग्य जो होता है उसे आग्रेय कहते हैं। जो सूंघे जाने योग्य होता है उसे आग्रेय कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांता कहते हैं। और आत्महत्या करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। और आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है, और जिस पर हमला किया जा सके उसे आक्रांत कहते हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।